अगर इतिहास का सबसे प्रभावशाली वैश्विक नेटवर्क सोने चांदी के लिए नहीं बल्कि विचारों के लिए बना हो तो ये सवाल हमें सीधे उस कहानी की ओर ले जाता है जिसे अक्सर अधूरा या एक तरफा बताया गया, सिल्क रोड। आम धारणा ये रही है कि सिल्क रोड मुख्यतः चीन से शुरू होकर यूरोप तक फैला एक व्यापारिक रास्ता था, जहां रेशम, मसाले और कीमती वस्तुएं इधर-उधर होती थीं। लेकिन इस विशाल नेटवर्क के बीचों बीच एक ऐसी सभ्यता थी जिसने केवल माल नहीं बल्कि विचार, दर्शन, कला और आस्था को भी महाद्वीपों के पार पहुंचाया, और वो सभ्यता थी भारत। ये कहानी उन्हीं अनकहे सांस्कृतिक आदान प्रदानों की है जो आधुनिक सीमाओं के बनने से बहुत पहले दुनिया को जोड़ रहे थे। भारत को अक्सर सिल्क रोड की एक मंजिल के रूप में दिखाया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि भारत एक सक्रिय केंद्र था जहां से विचारों की नदियां मध्य एशिया, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और उससे भी आगे तक बहती थीं। मसाले, कपड़े और रत्न तो दिखते हैं, पर जो अदृश्य था वो था ज्ञान का प्रवाह। यही वे अदृश्य धागे हैं जिन्होंने प्राचीन विश्व को भीतर से जोड़ा। इस यात्रा में हम उन्हीं धागों को उधेड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत ने सिल्क रोड को केवल व्यापारिक गलियारा नहीं बल्कि सभ्यताओं का संगम बना दिया। सिल्क रोड की कल्पना करते ही ऊंटों के कारवां, रेगिस्तानी रास्ते और दूर दूर तक फैले बाजार आंखों के सामने आते हैं। लेकिन भारत की भूमिका इससे कहीं गहरी थी। भारत केवल निर्यातक नहीं था, वो अर्थों का निर्माता था। यहाँ से निकली भाषाएं, प्रतीक, कथाएं और दर्शन दूर दराज की संस्कृतियों में घुलते चले गए। यही वजह है कि मध्य एशिया की कला में भारतीय सौंदर्य शास्त्र दिखता है, चीन की धार्मिक परंपराओं में भारतीय दर्शन की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, और दक्षिण पूर्व एशिया के मंदिरों में भारतीय मिथक आज भी जीवित दिखाई देते हैं। इस कहानी का पहला महत्वपूर्ण बिंदु लोकप्रिय, अक्सर यूरो केंद्रित कथाओं को चुनौती देना है। सिल्क रोड को केवल पूर्व पश्चिम की एक सीधी रेखा मानना भारत के योगदान को सीमित करना है। सच्चाई ये है कि भारत उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दोनों दिशाओं में एक सांस्कृतिक सेतु था। अरब सागर के बंदरगाहों से लेकर हिमालयी दर्रों तक भारत ने बहुआयामी संपर्क बनाए, जिनका असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा। व्यापारी जहां जाते हैं वहां केवल सामान नहीं ले जाते, वे कहानियां भी ले जाते हैं, और जहां कहानियां जाती हैं वहां विश्वास, दर्शन और जीवन दृष्टि भी पहुंचती है। भारत से निकला बौद्ध धर्म सिल्क रोड के सहारे मध्य एशिया, चीन, कोरिया और जापान तक पहुंचा। लेकिन ये यात्रा केवल धार्मिक नहीं थी, ये बौद्धिक और कलात्मक भी थी। बौद्ध भिक्षु केवल उपदेशक नहीं थे, वे अनुवादक, दार्शनिक और शिक्षक भी थे। संस्कृत और प्राकृत ग्रंथों का चीनी और मध्य एशियाई भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिससे ज्ञान की नई परंपराएं जन्मी। सिल्क रोड के इसी सांस्कृतिक प्रवाह में गांधार कला का उदय हुआ। उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के क्षेत्रों में विकसित इस कला शैली ने भारतीय विषय वस्तु को यूनानी रोमन शिल्प परंपरा से जोड़ा। बुद्ध की मानवीय प्रतिमाएं, जिनमें लहराते वस्त्र, सुस्पष्ट चेहरे और शांत भाव दिखाई देते हैं, इसी शैली की देन है। ये कला मध्य एशिया के रास्ते चीन तक पहुंची, जहां स्थानीय परंपराओं से मिलकर नए रूपों में ढल गई। ये केवल कला का प्रसार नहीं था, बल्कि संस्कृतियों के बीच एक जीवंत संवाद था। भारत की बौद्धिक शक्ति का एक बड़ा स्रोत उसके प्राचीन शिक्षण केंद्र थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में एशिया के दूर दूर के छात्र पढ़ने आते थे। दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, गणित और खगोल, इन सभी विषयों में भारत की सुदृढ़ परंपरा थी, जो सिल्क रोड के माध्यम से आगे बढ़ी। ये विद्यार्थी अपने साथ केवल ज्ञान नहीं ले जाते थे, बल्कि सोचने की एक पद्धति भी ले जाते थे। सवाल पूछने की, तर्क करने की और सत्य की खोज करने की पद्धति। चीनी यात्रियों और भिक्षुओं के यात्रा वृत्तांतों से इस बौद्धिक आदान प्रदान की स्पष्ट गवाही मिलती है। वे बताते हैं कि भारत में किस तरह शास्त्रार्थ होते थे, कैसे ग्रंथों का संरक्षण किया जाता था और कैसे ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन ये प्रवाह एक तरफा नहीं था। सिल्क रोड के जरिए भारत ने भी मध्य एशिया और चीन से बहुत कुछ सीखा। प्रशासनिक विचार, कलात्मक तकनीकें और सामाजिक संगठन की नई विधाएं। सिल्क रोड पर केवल धर्म और दर्शन ही नहीं चले, भाषाएं और लिपियां भी चली। भारतीय ब्राह्मी परंपरा से निकली लिपियों का प्रभाव एशिया के कई हिस्सों में दिखाई देता है। शब्द, ध्वनियां और व्याकरणिक ढांचे एक संस्कृति से दूसरी में प्रवेश करते गए। प्रतीकों की बात करें तो कमल, चक्र और धर्म चक्र जैसे चिन्ह सिल्क रोड के सहारे दूर दूर तक फैले, कभी आध्यात्मिक अर्थों में तो कभी सत्ता और नैतिकता के प्रतीक के रूप में। कहानियां भी सिल्क रोड की अनमोल धरोहर थी।
जातक कथाएं और पंचतंत्र जैसी कहानियां व्यापारियों और भिक्षुओं के साथ साथ आगे बढ़ीं। इन कहानियों ने स्थानीय लोक कथाओं से मिलकर नए रूप धारण किए। नैतिकता, करुणा और बुद्धिमत्ता जैसे सार्वभौमिक मूल्य भारतीय कथाओं के माध्यम से एशिया के बड़े हिस्से में गहराई से जड़ जमा गए। अक्सर सिल्क रोड की चर्चा जमीनी रास्तों तक सीमित रहती है, लेकिन भारत की शक्ति उसके समुद्री संपर्कों में भी थी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रास्ते भारत का दक्षिण पूर्व एशिया से गहरा संपर्क बना। इन समुद्री मार्गों के जरिए मंदिर वास्तुकला, धार्मिक कथाएं और सामाजिक विचार वहां पहुंचे। कंबोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में भारतीय प्रभाव स्थानीय परंपराओं के साथ घुल मिल गया, नकल के रूप में नहीं बल्कि कृष्णात्मक रूपांतरण के रूप में। भारत का योगदान केवल आध्यात्मिक या सांस्कृतिक नहीं था। चिकित्सा, गणित और खगोल जैसे व्यावहारिक ज्ञान भी सिल्क रोड के जरिए फैले। आयुर्वेदिक अवधारणाएं, समय की गणना और गणितीय सोच दूसरे क्षेत्रों तक पहुंची। ये ज्ञान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदला, लेकिन उसकी जड़ में भारतीय चिंतन स्पष्ट दिखाई देता है। सिल्क रोड पर सांस्कृतिक आदान प्रदान अक्सर राजनीतिक स्थिरता और संरक्षण के साथ फलता फूलता था। भारतीय शासकों ने व्यापारियों, विद्वानों और धार्मिक यात्रियों को संरक्षण दिया। दूतावास, उपहार और वैचारिक संवाद, इन सब ने भारत को सिल्क रोड के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। ये सह अस्तित्व ही था जिसने विविधताओं के बीच संतुलन बनाए रखा। आधुनिक इतिहास लेखन में लंबे समय तक सिल्क रोड को यूरो केंद्रित दृष्टि से देखा गया, लेकिन जैसे जैसे पुरातात्विक खोजें और ग्रंथों का पुनः अध्ययन हुआ, भारत की केंद्रीय भूमिका स्पष्ट होती गई। भारत सिल्क रोड का किनारा नहीं था, वो उसकी धुरी था, जहां से सांस्कृतिक दिशाएं तय होती थीं। आज जब हम एशिया की कला, धार्मिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों को देखते हैं, तो सिल्क रोड के माध्यम से फैले वे भारतीय अदृश्य धागे अब भी साफ दिखाई देते हैं। मंदिरों की बनावट, मूर्तियों की भावभंगिमाएं और कथाओं की नैतिकता, इन सब में उस प्राचीन संवाद की गूंज आज भी मौजूद है। अंततः सिल्क रोड की सबसे बड़ी विरासत सोना या सिल्क नहीं बल्कि विचार है। भारत ने इन विचारों को गढ़ा, संवारा और खुले दिल से साझा किया। इस कहानी को समझना हमें ये सिखाता है कि सभ्यताएं टकराव से नहीं, संवाद से आगे बढ़ती हैं, और शायद यही उस शुरुआती सवाल का जवाब भी है। हाँ, इतिहास का सबसे प्रभावशाली वैश्विक नेटवर्क सचमुच धन के लिए नहीं बल्कि विचारों के लिए बना था।